टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा लैक क्रिएट हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज की इस वक्त कमी है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के हवाले से, तो वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि हमें नहीं मिलती। ठीक है, इसके अंदर जैसे अगर मैं बात करूँ कि वेब डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अगर आप इन सबको एक डेजिग्नेशन में काउंट करें तो उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। ओके, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा लैक क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर ये सारे रिसोर्सेज की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आप मार्केट के अंदर इंटर होना चाहते हैं, अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर इंटर होना चाहते हैं, तो ये गाइड बिल्कुल आपके लिए है। आप इस गाइड को आखिर तक ज़रूर देखें। इस गाइड में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर किस तरह से काम करना चाहिए, और अगर आप इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सा पाथ आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, आपको कौन से सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है, आपको कौन से मेंटरशिप, कहाँ से मेंटरशिप हासिल करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर आपको, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू चूज़ द टेक्नोलॉजी एंड टू चूज़ योर करियर। ठीक है, तो जो अगर आप अपने करियर में ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और ilmis.com के ऊपर ज़रूर साइन अप कर दें, क्योंकि ilmis.com आपके लिए लाता रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रेलिवेंट बहुत अमेजिंग ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स। इससे आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर ग्रोथ के अंदर। ठीक है, तो आप ilmis.com के ऊपर साइन अप कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलें आइए अब शुरू करते हैं ये प्रैक्टिकल गाइड वेब डेवलपमेंट 2021। सबसे पहले मैं हूँ, मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन पिछले 12 to 13 ईयर्स से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट से लेके बैक एंड डेवलपमेंट तक मैंने काम किया है। आज मैं आईटी मैनेजर हूँ और फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी मैं काम करता हूँ। ये मेरा छोटा सा एक ओवरव्यू था मेरे करियर का। चलें आइए शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट गाइड की तरफ। ओके, अच्छा, ये गाइड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाइड के अंदर हम आपको एक रोड मैप एक तरह का दे रहे हैं, जो कि वेब डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर अगर आप वेब डिज़ाइनर, या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये गाइड जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेज को आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस गाइड को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, इसके अंदर 3 तरह के आपकी डेजिग्नेशंस होती हैं वेब डेवलपमेंट की। जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है, देन उसके बाद आपका आता है बैक एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तीन हमारी मेजर डेजिग्नेशंस हैं जो कि आईटी के अंदर काम करती हैं, चाहे वो वेब डेवलपर हों, या फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स हों, या फिर बैक एंड डेवलपर्स हों। अगर आप ऐप डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ऐप डेवलपमेंट के लिए भी। अच्छा, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको स्किल्स जो सीखनी चाहिए, जो आपको कोडिंग सीखनी चाहिए, उनके अंदर आपके पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर भी आपके पास 2 पार्ट्स आते हैं। एक आपका आता है डिज़ाइन और दूसरा आता है आपका कोडिंग। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको डिज़ाइन भी आना चाहिए और कोडिंग भी आना चाहिए। ठीक है, तो डिज़ाइनर की अगर हम बात करें तो डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मार्केट के अंदर बिल्कुल इन है, और मार्केट के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इनकी एक पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और डिज़ाइन के साथ साथ आपको कोडिंग भी सीखनी पड़ेगी। कोडिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका आता है एचटीएमएल आपको सीखनी चाहिए, सेस और सीएसएस आपको सीखनी चाहिए, और एपीआई इंटीग्रेशन आपको सीखनी चाहिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, एंगुलर जेएस और या फिर व्यू जेएस अगर आप सीख रहे हैं तो काफ़ी बेटर है। सिंगल पेज एप्लीकेशन की जब मैं बात करता हूँ तो सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर आपके पास 3 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट में काम कर रहे हैं। तो 3 फ्रेमवर्क्स कौन से हैं आपके पास? एक है आपका नंबर 1 पे रिएक्ट जेएस,
देन एंगुलर जेएस और देन व्यू जेएस। ठीक है, ये 3 फ्रेमवर्क्स ऐसे हैं आपके पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो कि मार्केट में काम कर रहे हैं और इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। इनकी अगर आप इनको सीख लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके करियर की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गिट। चाहे आप वेब फ्रंट एंड डेवलपर हों या बैक एंड डेवलपर हों या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर हों, ये गिट का आना आपको बहुत ज़रूरी है। गिट जब आप एक टीम के अंदर काम करते हैं तो ये गिट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो आप कोडिंग करते हैं या फिर कोई भी आप अगर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आपके मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये गिट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसका गिट फ्लो आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। उसके बाद आपका आता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आपका ऑप्शनल है, वर्डप्रेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्डप्रेस आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो सीख लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्डप्रेस जो है वो ज़्यादातर आपका फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए होता है। इसके अंदर बैक एंड डेवलपमेंट का इतना खास काम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बनी बनाई आपको वर्डप्रेस में मिल जाती हैं। इसके अंदर कोडिंग का काम इतना खास नहीं होता है। इसके अंदर बहुत मोस्टली जो थीम्स वगैरह यूज़ होती हैं वर्डप्रेस के अंदर वो आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, तो इसके अंदर कोडिंग का इतना खास काम नहीं होता। और इसका इतना ज़्यादा इसका इतना ज़्यादा पे स्केल भी कुछ खास नहीं होता है वर्डप्रेस डेवलपर्स का। तो आप सीख लें तो अच्छा है, एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, बट वर्डप्रेस ऑप्शनल है। अच्छा, सबसे पहले अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस की अगर आप बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट कह दें इसको या फिर आप टाइपस्क्रिप्ट कह दें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट की जब मैं बात करता हूँ तो ये जो आपके सिंगल पेज एप्लीकेशंस हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया था रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और व्यू जेएस, तो ये जो इसके आगे जो जेएस वर्ड है वो जेएस का मीनिंग है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट का आना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस में काम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे रिएक्ट जेएस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, रिएक्ट जेएस के साथ ही एक फ्रेमवर्क होता है नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो जब आप रिएक्ट जेएस के ऊपर काम करेंगे तो आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि रिएक्ट जेएस जो है आपका एसईओ फ्रेंडली नहीं होता है। एसईओ मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फ्रेंडली रिएक्ट जेएस आपका नहीं होता है। ठीक है, तो उसके साथ आपको प्री रेंडर इंजन आपको कोई यूज़ करना पड़ता है या फिर आपको कोई नेक्स्ट जेएस टाइप का कोई फ्रेमवर्क उसके साथ आपको यूज़ करना पड़ता है, जो कि रिएक्ट जेएस को इनेबल करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई क्लाइंट के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं और अगर वो आपको गूगल में लिस्ट करवानी है तो उससे तो बेटर है कि आप रिएक्ट जेएस के टॉप ऑफ नेक्स्ट जेएस आप यूज़ करें। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अच्छा, और इसके बाद नाम आता है आपका बूटस्ट्रैप का। अच्छा, बूटस्ट्रैप आपका जो एचटीएमएल और सैस और सीएसएस जो मैंने लिखा है यहाँ पे, जो फर्स्ट और सेकंड वाला है, ये बूटस्ट्रैप इसी से लिंक्ड है। ठीक है, तो अगर आप सैस और सीएसएस को बहुत ईजिली बहुत आसानी से अगर इसकी आप बेसिक्स अगर आप समझ जाएंगे तो बूटस्ट्रैप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसको, इसका कोडिंग स्ट्रक्चर बनाने में और इसका मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने में। तो बूटस्ट्रैप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये HTML, CSS और SAS के साथ साथ आपको बूटस्ट्रैप भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, बूटस्ट्रैप के बाद जो पावरफुल एक फ्रेमवर्क होता है वो होता है आपका सिमेंटिक यूआई। पर्सनली मैं सिमेंटिक यूआई को बड़ा पसंद करता हूँ, क्योंकि सिमेंटिक यूआई के जब आप यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको ये बहुत पावरफुल एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड की। जैसे बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप से भी ज़्यादा पावरफुल मैं सिमेंटिक यूआई को समझता हूँ। तो सिमेंटिक यूआई मार्केट में इतना ज़्यादा इसका स्कोप, इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर सिमेंटिक यूआई की, लेकिन अगर आप सिमेंटिक यूआई को अगर आप इसको गो थ्रू करें और आप किसी क्लाइंट के लिए अगर आप इसको यूज़ करें तो वो बूटस्ट्रैप से ज़्यादा पसंद करेगा इसको, सिमेंटिक यूआई को, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंट्रोल्स हैं जो कि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर नहीं मिलेंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर आप अगर आपको उन कंट्रोल्स को यूज़ करना पड़े तो आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी, जो कि सिमेंटिक यूआई में आपको बनी बनाई वो लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं। तो ये सिमेंटिक यूआई बड़ा पावरफुल टूल है, अगर आप इसको सीख लें तो ये भी बड़ा आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ग्रिड सिस्टम, जब आप बूटस्ट्रैप और सिमेंटिक यूआई पे काम करेंगे तो इसके साथ से इसी के अंदर आपको एक चीज़ सुनने को मिलेगी, वो है इसकी ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम सिमेंटिक यूआई और बूटस्ट्रैप का एक मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि ग्रिड सिस्टम हेल्प करता है अगर आपको डेस्कटॉप या मोबाइल के लिए अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो ये आपको रिस्पॉन्सिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रिड सिस्टम। जैसे कि सिमेंटिक यूआई का जो ग्रिड सिस्टम है वो 16 कॉलम्स का होता है और बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो आपका 12 कॉलम्स का होता है। ठीक है,
तो ये ग्रिड सिस्टम बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करता है आपको। इसी तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल रिस्पॉन्सिव में आजकल जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आपका मोबाइल का ट्रेंड है, ठीक है। आप कोई वेबसाइट पे अगर आपको उसके स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो आपको मोर देन 70% यूज़र्स उसके जो हैं वो मोबाइल के होते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल के ट्रेंड आपका जैसे बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको इनेबल करेगा आपकी वेबसाइट को मोबाइल कंपैटिबल और टैबलेट कंपैटिबल वगैरह बनाने के लिए। मतलब मल्टीपल स्क्रीन के साइजेस के ऊपर अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिव आना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव के अंदर आपके डिज़ाइन भी होते हैं और रिस्पॉन्सिव के अंदर आपकी कोडिंग भी होती है। अगर आप जैसे यूआई और यूएक्स की अगर आप बात करें तो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर जो आपके डिज़ाइंस होते हैं वो डिज़ाइंस आपके वो मोबाइल के लिए भी होते हैं और डेस्कटॉप के लिए भी होते हैं। इसी तरह से जब आप कोडिंग के अंदर आते हैं तो वो कोडिंग के अंदर भी जो आप पूरा एक HTML CSS में जब आप पूरा कोड लिखते हैं तो वो कोड आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए और वो कोड आपका डेस्कटॉप और टैबलेट रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिज़ाइन में भी और कोडिंग में भी। मजेंटो, अच्छा मजेंटो जो है आपका अभी इस वक्त इतना ज़्यादा डिमांड में नहीं है, बट मजेंटो का भी बहुत ज़्यादा एक स्कोप है मार्केट में। मजेंटो जो है एक आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एक जाना जाता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट मजेंटो में बहुत ज़्यादा सिक्योर और अच्छी वेबसाइट बनती है मजेंटो में। जो इसका रिपोर्टिंग सिस्टम है और जो इसका यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मजेंटो का। तो ये मजेंटो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है कोई भी वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाने में। तो मजेंटो एक बड़ा अच्छा टूल है, इसकी भी मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो अगर आप फ्रंट एंड सीख रहे हैं तो ये वर्डप्रेस और मजेंटो ये आपका ऑप्शनल है, इसको आप चाहें तो अवॉइड कर दें। और ये जो आपका मैंने नोट किया है, ये जो आपका मैंने राइट डाउन किया है रिएक्ट जेएस और सॉरी रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और व्यू जेएस, तो बेटर है कि आप रिएक्ट जेएस के ऊपर फोकस करें। एंगुलर जेएस और व्यू जेएस को रिएक्ट जेएस के बाद आप सीखें, क्योंकि रिएक्ट जेएस को पे जब आप काम करेंगे तो आपको इसके अंदर जो चीज़ें पता चलेंगी वो आपको एंगुलर और व्यू जेएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जैसे रिएक्ट जेएस के अंदर इसकी जो माउंटिंग है और इसके अलावा जो इसका जो वर्चुअल डॉम वाला जो कॉन्सेप्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर, वो कॉन्सेप्ट जब आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा तो वो एंगुलर जेएस और व्यू जेएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्ट जेएस के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस, HTML और सैस इनके ऊपर आप स्टार्टिंग में फोकस कर सकते हैं कि आप इनके ऊपर पहले आप पूरा फोकस करके आप इसके ऊपर सीखें और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका गोल क्या है, ठीक है। आपका गोल इसके अंदर आप अपने मल्टीपल गोल्स आप सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं किसी कंपनी के अंदर, या फिर आप फ्रीलांसर या कंसल्टेंट, या फिर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी एप्स बनाना चाहते हैं, जो कि आप SaaS की एक टर्म होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्या होता है कि जब आप कोई ऐप कोई प्रोडक्ट ऐसी बना लेते हैं तो वो आप उस प्रोडक्ट को दूसरी कंपनीज को सेल आउट करते हैं, ठीक है। तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक आपकी एक एप्लीकेशन आपकी बन जाती है जो कि आप मल्टीपल कंपनीज को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। आप या तो आप प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाहते हैं, या आप फ्रीलांसर या कंसल्टेंट या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप कोई ब्लॉग राइटिंग या फिर आप कोई कंटेंट क्रिएशन की तरफ आप जाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप खुद आप कोई आर्टिकल राइटर या कंटेंट राइटर हैं तो जाहिर है आपको कोई ब्लॉग वेबसाइट आपको बनानी होगी, या फिर उसके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी टेक्नोलॉजी, तो या फिर ये सिर्फ आपकी हॉबी है, मतलब आपको कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट आपको इसमें जस्ट इंटरेस्ट है, आपका ऊपर से रेलिवेंट कोई गोल नहीं है, बट आप बाद में डिसाइड करेंगे कि आपको इसका करना क्या है ये स्किल सीखने के बाद। तो सबसे पहले आप अपना ये गोल डिसाइड करें, देन उसके बाद आप आगे बढ़ें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको क्या चीज़ सीखना चाहिए, ओके। अच्छा, बेसिक टूल्स जब आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे तो जो बेसिक टूल्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। बेसिक टूल्स के अंदर क्या आ जाता है
कि सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपको चाहिए होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है, ठीक है। उसके लिए आपका एक मैक ओएस यानी कि आपका सिस्टम वो मैक भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकता है और लिनक्स भी हो सकता है। तो यूजुअली विंडोज़ के ऊपर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, मैक के ऊपर भी बहुत से लोग काम करते हैं, जैसे कि मैं खुद मैक के ऊपर काम करना पसंद करता हूँ। तो विंडोज़ और मैक ये 2 बहुत कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि मार्केट में काफ़ी आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं और आपको मिल जाएँगे, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसके बाद आपको टेक्स्ट एडिटर कौन-सा यूज़ करना है। अच्छा, जब आप कोड राइटिंग स्टार्ट करते हैं, तो कोड राइटिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास कोड राइटिंग एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप कोड राइटिंग नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने खुद नोटपैड से लिखना शुरू किया था कोड, क्योंकि वो सिंटैक्स याद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो आप कोड लिखते हैं, उसके सिंटैक्सेस याद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेटर है कि आप स्टार्ट में आप नोटपैड चाहें तो नोटपैड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सिंटैक्स याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक ये होता है, ये जब आप टेक्स्ट एडिटर कोई इस तरह का यूज़ करते हैं, वीएस कोड वगैरह, तो इसके अंदर एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये आपको अपनी सजेशंस देता है कि आपको कोड क्या टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एचटीएमएल टाइप करना है तो आपको आप जब एच टाइप करेंगे तो वो टीएमएल आपको आगे सजेशन में खुद ही दिखा देगा। तो उससे क्या होता है कि उससे आपको कोड राइटिंग आपको याद नहीं होती, वो सिंटैक्सेस आपको याद नहीं होते। तो ये अगर आपको सिंटैक्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेटर है कि नोटपैड से शुरू करें। उसके अलावा आप ये वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, विम यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 सॉफ्टवेयर्स, वीएस कोड, एटम और सबलाइम टेक्स्ट, ये 3 सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा कॉमन मार्केट में हैं जो कि यूजुअली प्रोफेशनल डेवलपर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा, वेब ब्राउज़र के अंदर क्रोम जो है वो सबसे ज़्यादा क्रोम की मार्केट सबसे ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। तो क्रोम आपको अगर आप क्रोम यूज़ करते हैं तो आपको सब फायरफॉक्स, सफारी या एज वगैरह यूज़ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी चेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जो आप कोड रन करते हैं उसके लिए आपको एक ब्राउज़र चाहिए होता है, वो आप कोई सा भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो आप क्रोम यूज़ कर लें, चाहे तो आप एज यूज़ कर लें, एज जो कि पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, अब उसको एज कहते हैं। तो आप चाहें तो सफारी यूज़ कर लें, अगर आप मैक पे काम कर रहे हैं तो मैक के ऊपर सफारी भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो चलता है। उसके अलावा टर्मिनल। अच्छा, जब आप पिछली स्लाइड में आपने एक टर्म सुनी होगी गिट की। अच्छा, गिट की जब मैं बात करता हूँ तो गिट के अंदर आपको टर्मिनल कोई ना कोई यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो गिट के अंदर अगर आप टर्मिनल की बात करें तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट टर्मिनल आपका सिस्टम का होता है। आप चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसका पावर शेल है और इसका गिट बैश है। ये सारे टर्मिनल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐप डिज़ाइन करनी है या आपको कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या फिर आपको कोई बैनर्स वगैरह डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर मिसिंग है, वो एडोब इलस्ट्रेटर का है, ठीक है। तो इसके अंदर ये 5 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, एडोब एक्सडी, फोटोशॉप, स्केच और फिग्मा, ठीक है। तो ये 5 सॉफ्टवेयर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, एडोब एक्सडी, एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, स्केच और फिग्मा। ये 5 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डिज़ाइन कोई भी आपको ऐप, वेब या एप्लीकेशन या कोई वेब एप्लीकेशन आपको डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए ये 5 सॉफ्टवेयर्स में से आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूजुअली एडोब एक्सडी, फोटोशॉप और ये चारों सॉफ्टवेयर आपके बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं, एडोब एक्सडी, फोटोशॉप, स्केच और फिग्मा, ये 4 सॉफ्टवेयर आपके बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डिज़ाइन करने के लिए। एडोब इलस्ट्रेटर की जब मैं बात करता हूँ तो एडोब इलस्ट्रेटर का मतलब ये है कि आप अगर कोई वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स के अंदर अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर सकते हैं। बट एडोब इलस्ट्रेटर कोई मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एचटीएमएल सीएसएस का किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं और किस तरह से इसके अंदर कौन सी आपकी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको इसके अंदर सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, एचटीएमएल और सीएसएस के ऊपर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपको एचटीएमएल का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना होगा
HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या होता है और उसके सिमेंटिक टैग्स कौन से होते हैं और सिमेंटिक क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है HTML स्टार्ट करते वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है आपका बेसिक CSS की स्टाइलिंग, ठीक है। तो जो CSS की आपकी स्टाइलिंग होती है वो आप किस तरह से CSS की स्टाइलिंग सीखना किस तरह से CSS को स्टाइल करते हैं, कैसे उसके फॉर एग्जांपल आपको किसी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना है, किसी फ़ॉन्ट का साइज़ आपको बड़ा करना है, तो ये सारी CSS के स्टाइल्स हैं जो कि बहुत बेसिक्स हैं HTML CSS की CSS3 के, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद आपकी आती है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपके HTML5 की भी पोजीशनिंग आती है और CSS की भी पोजीशनिंग आती है। मतलब HTML5 के अंदर जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कौन सी चीज़ को कहाँ पे प्लेस करना है, और इसी तरह से CSS के अंदर भी पोजीशनिंग होती है कि CSS के अंदर पोजीशंस जैसे होती हैं कि आप उसको उन पोजीशंस को कुछ फिक्स कर सकते हैं, उसका एब्सोल्यूट दे सकते हैं, उसको रिलेटिव दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है पोजीशनिंग में कि पोजीशन किस तरह से करते हैं HTML में भी और CSS में भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपकी अलाइनमेंट आपकी आ जाती है जिसके अंदर आपके फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है HTML और CSS के अंदर। तो ये फ्लेक्स बॉक्स और CSS ग्रिड आपको आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो आते हैं ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, ठीक है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट नहीं है ये सीखने के लिए, बट अगर आप सीख रहे हो तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिवनेस क्रिएट करता है आपके डिज़ाइन के अंदर। जैसे अगर आपको कोई चीज़ ट्रांजिशन कहीं पे लगानी है, कहीं पे आपको एनिमेशन लगानी है, तो ये आपका बहुत एक ज़बरदस्त पॉइंट है जो कि आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इसी तरह से जैसे हमने पिछली अपनी स्लाइड्स में देखा था कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, जब मैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की बात करता हूँ तो इसके अंदर आपकी जो HTML भी इन्वॉल्व होती है और CSS भी इन्वॉल्व होती है। CSS के अंदर इसकी जो मीडिया क्यूरीज हैं वो किस तरह से डिज़ाइन होती हैं, मीडिया क्यूरीज किस तरह से उसको बनाया जाता है, कौन से साइज़ के ऊपर कौन सी मीडिया क्यूरी यूज़ होती है, और बड़े साइज़ पे कौन सी मीडिया क्यूरी यूज़ होती है, छोटे साइज़ पे कौन सी मीडिया क्यूरी यूज़ होती है। जो डिवाइस का साइज़ है उसके हवाले से ये मीडिया क्यूरी सीखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मीडिया क्यूरीज किस तरह से काम करती हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका HTML एंड CSS का एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है ये सीखने के लिए। सैस। अच्छा, जब हम सैस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सैस की बेसिक्स आप सीख लें जो कि हमने पिछली स्लाइड में हमने देखा है। CSS की जब बेसिक्स आपको आ जाएंगी तो उसके बाद आपको एक प्री प्रोसेसर आपको एक चाहिए होगा जो कि सैस होता है। सैस जो है वो आपका एक प्री प्रोसेसर इसका होता है। तो ये सैस जो है याद रखें कि ये सैस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाला नहीं है। ये सैस जो है ये CSS का एक प्री प्रोसेसर होता है जो कि आप CSS को रिस्ट्रक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि आपको CSS का क्लीन कोड किस तरह से आप लिख सकते हैं और CSS को किस तरह से आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो सैस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप CSS को ऑप्टिमाइज़ करता है और CSS को लिखने के लिए ये एक तरह की आपकी जो है टाइम कम लेता है और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये सैस आपका बहुत ज़बरदस्त एक फ्रेमवर्क है जो कि आप CSS3 के लिए यूज़ होता है राइट करने के लिए। अच्छा, प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर ये होता है कि जब आप सैस लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली CSS को जनरेट कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली CSS को प्रोसेस करके उसको बिल्ड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये सैस को प्री प्रोसेसर कहते हैं। आप CSS नहीं लिखते हैं, आप सैस लिख रहे होते हैं जब आप सैस के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो ठीक है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था इसके लिए। अच्छा, CSS के अंदर जो UI के फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बूटस्ट्रैप और सिमेंटिक UI का, इसके अंदर और भी UI के फ्रेमवर्क्स हैं, वो मैं आपको इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे CSS के जो UI के फ्रेमवर्क्स हैं उसके अंदर 5 फ्रेमवर्क्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं इंटरनेशनली और लोकली। जैसे आप जहाँ पे जिस मार्केट में भी आप हैं तो ये 5 CSS के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अंदर एक आपका आता है टेलविंड CSS, बूटस्ट्रैप, मटेरियलाइज, बल्मा और सिमेंटिक UI, ठीक है। तो ये 5 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि सीखना बहुत ज़्यादा आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 5 के 5 सीख लें। इनमें से अगर आप कोई एक या दो भी अगर आप सीख लें तो वो आपको
इनमें से अगर आप कोई एक या दो भी आप सीखें तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्केट में अपनी एक जगह बनाने में। और जब आप कोई जॉब के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो इसमें से बूटस्ट्रैप की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बूटस्ट्रैप अगर आप सीखें तो ये बूटस्ट्रैप की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके करियर ग्रोथ के अंदर। ठीक है, ये सीएसएस के फ्रेमवर्क्स क्यों यूज होते हैं? एक्चुअली ये सीएसएस के फ्रेमवर्क आपके तब यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको सीएसएस जो है पूरी लिखना आ गई है, आपको समझ में आ गया है कि मीडिया क्वेरीज किस तरह से यूज करते हैं, तो ये मीडिया क्वेरीज को और सीएसएस के ग्रिड टेम्पलेट्स बनाने में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक तरह से ये आपके शॉर्ट हैंड कोडिंग के अंदर भी ये आ जाते हैं कि जब आप आपको ज़रूरत नहीं आपको ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप और मोबाइल रिस्पॉन्सिव को बिल्कुल ही एक अलग अपनी सीएसएस बना के उसको डिज़ाइन करें। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि आप इसके अंदर कुछ क्लासेस के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट का मोबाइल रिस्पॉन्सिव आप कर सकते हैं। तो ये सीएसएस के फ्रेमवर्क्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, खासतौर पर मोबाइल रिस्पॉन्सिव और ग्रिड टेम्पलेट्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, यूआई डिज़ाइन की जब मैं बात करता हूँ तो यूआई डिज़ाइन के अंदर आपके पास ये पांच आपकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूआई डिज़ाइन के अंदर अपनी एक प्रोफेशनल स्किल्स आपकी ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कलर कंट्रास्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके जो यूज़र है उसके लिए रीडेबल होना चाहिए, उसके लिए आई कैची होना चाहिए। उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई भी चीज़ जैसे क्लटर्ड बना दी या फिर आपने कोई चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स डाल दिए तो वो एक सही इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा आपके डिज़ाइन के अंदर। तो ये कलर्स एंड कंट्रास्ट का आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप कोई यूआई डिज़ाइन जब आप करते हैं। इसी तरह से वाइट स्पेसेस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई ना हो, उनके दरमियान में एक ऐसा स्पेस हो जो कि एक रेलिवेंट स्पेस हो, ऐसा बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। ये वाइट स्पेस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये आपका जो डिज़ाइन है पूरा उसको ये एक क्लीन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्पेस। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा स्केल आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एलिमेंट आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, कोई लोगो आपने प्लेस कर दिया कहीं पे, तो वो कितना बड़ा है उसको आपने सही साइज उसका प्रॉपर यूज़ किया हुआ या नहीं किया हुआ। तो ऐसा नहीं हो कि वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो या फिर स्क्रीन से बाहर जा रहा हो। तो इस तरह की सारी चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, विजुअल हायरार्की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्टर है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आपको पहले दिखानी है क्लाइंट को, कौन सी चीज़ आपको बाद में दिखानी है, और उसके अलावा कौन सी चीज़ की प्लेसमेंट कहाँ पे बनती है। ठीक है, मतलब यूज़र पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो आप सबसे पहले यूज़र की जो अपीयरेंस है वो कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आप यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं। अगर यूज़र स्क्रॉल करता है तो उसके बाद उसके फर्स्ट सेक्शन के बाद सेकंड टाइम पे कौन सा सेक्शन नज़र आना चाहिए, देन कौन सा नज़र आना चाहिए। तो ये प्रायोरिटी जो है आपकी ऑर्डरिंग इसकी जो होती है ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा आपकी किसी भी यूआई डिज़ाइन को प्रोफेशनली डिज़ाइन करने में। ठीक है, इसी तरह से टाइपोग्राफी बहुत ज़्यादा एक हेल्प करती है आपके जो कंटेंट है उसको रीडेबल बनाने में। जब आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो क्लाइंट उसको जो आपका एंड यूज़र है वो आपको सही तरह से उसको रीड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसको क्या डिफ़िकल्टीज पेश आ रही हैं आपका जो कंटेंट है उसको रीड करने में। कोई हेडिंग ऐसा तो नहीं है कि कोई हेडिंग किसी पैराग्राफ से मिक्सअप हो रही है, उसको आपके आई साइड को आपकी ये समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि हेडिंग कौन सी है और पैराग्राफ कौन सा है। आप फॉन्ट्स को इस तरह से यूज़ करें कि अलग से समझ में आना चाहिए कि हेडिंग्स कौन सी हैं और पैराग्राफ कौन सा है। और अगर आप कोई चीज़ बोल्ड कर रहे हैं तो आपको बोल्ड अलग से नज़र आना चाहिए कि वो बोल्ड है, वो चीज़ मिक्सअप नहीं होना चाहिए आपके रेगुलर फॉन्ट्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की जब मैं बात करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास ये 5 जावास्क्रिप्ट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आपको इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर या आप फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बन रहे हैं तो ये जो लैंग्वेजेस हैं जावास्क्रिप्ट की ये सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे बेसिक्स जो चीज़ें हैं सबसे जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आपके जो वेरिएबल्स और इसके अरेज और ये फंक्शंस और लूप्स
जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये आपके बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको जावास्क्रिप्ट के एक छोटे से छोटे फंक्शन के अंदर भी आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ेंगे, अरेज यूज़ करने पड़ेंगे, इसके लूप्स यूज़ करने पड़ेंगे, और भी इसके काफ़ी सारी कुछ इसके और भी पॉइंट्स हैं, जैसे इवेंट्स इसके अंदर होते हैं, वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इसका एक जो इसकी बेसिक्स है वो आपको ये क्लियर होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर एक प्रोफेशनली काम करना चाह रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होता है डॉम, ठीक है। डॉम को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, डॉम के अंदर वैल्यूज, डॉम होता क्या है एक्चुअली, और डॉम के अंदर वैल्यूज को किस तरह से चेंज करते हैं, एलिमेंट्स को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में। तो जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे तो ये एक वर्चुअल डॉम का एक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, जो कि आपको समझ में आएगा अगर आप ये डॉम के ऊपर अगर आप काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो डॉम सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अरे के कुछ मेथड होते हैं, जैसे फॉर ईच है, ऊपर जैसे मैंने ये लिखा है ना अरे का, अरेज का बेसिक्स के अंदर, तो ये अरेज के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे फॉर ईच है, मैप है, फिल्टर है, रिड्यूस है। तो ये अरे के कुछ टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप ऑफ अरेज एक्चुअली, ठीक है। तो ये अरेज के कुछ मेथड्स हैं जो कि आप जब आप अरेज पे काम करेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको इस तरह के अरेज आपको मिलेंगे, जो कि आप अगर आप सीखेंगे तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में, कि ये फॉर ईच कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैप कहाँ पे यूज़ करते हैं, फिल्टर का अरे कहाँ यूज़ करते हैं, तो रिड्यूस को कहाँ पे यूज़ करना होता है। इसी तरह से इसके और भी मेथड्स होते हैं कि अरे के अंदर से किसी स्पेसिफिक आईडी को फाइंड करना, तो ये एक काफ़ी हेल्प करेगा आपको। अच्छा, जेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो जेसन एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि आपको डेटा को किस तरह से आपको स्ट्रक्चराइज करना है, ठीक है। तो वो एक तो डेटा आपका होता है जो कि आपका एक्सेल फॉर्मेट के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके एक आपका हेडर होता है, फिर उस हेडर के नीचे सारे कॉलम्स उसके आ रहे होते हैं। तो ये उसी तरह का ये डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको कोडिंग में जब आप काम करते हैं तो आपको ये डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना होता है। आपको एक्सेल के ऊपर काम नहीं करना होता, आपको एक्सेल से भी अगर आपके पास कोई डेटा आ रहा है तो उस डेटा को भी आप किसी न किसी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को आप मैनिपुलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। उसके अंदर एक जो डेटा को कन्वर्ट करने की एक टाइप है वो है जेसन, ठीक है। इसके अंदर पहले हम एक्सएमएल भी यूज़ करते थे, एक्सएमएल के बाद इस पर जेसन आया। तो जेसन अभी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, अगर आप कोई भी डेटा मैनिपुलेशन या डेटा इंटीग्रेशन की अगर आप बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यूज़ करना, ठीक है। अच्छा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वो आपकी एपीआईज को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। एपीआईज की आपके पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं कि आपको अगर फैच एपीआई होती है, गेट एपीआई होती है, पोस्ट होती है, रिक्वेस्ट की पुट होती है, डिलीट होती है। तो ये सारी डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो आप एपीआई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये उनकी टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको डेटा को अगर आपको गेट करना है तो उसके लिए आप गेट मेथड यूज़ करेंगे। फिर अगर आपको कोई चीज़ कहीं पे आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई डेटा अपने डेटाबेस में अपडेट करना है या फिर आपको कोई अपडेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो उसके लिए आप पुट यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से डिलीट करना है तो डिलीट यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं डेटा की जो कि आप यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज़ होते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो जेक्यूरी के अंदर एक जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जेक्यूरी, उसके अंदर एक होता है आपका एजेक्स यूज़ करते हैं इसके लिए। फिर अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन की बात करें तो उसके अंदर इसका एक्सियोस करके एक लाइब्रेरी है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स थी जावास्क्रिप्ट की जो कि आपको सीखना ज़रूरी है अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट आपके फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा यूसेज उसका होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। अच्छा, ये तो हमने जावास्क्रिप्ट का हमने देख लिया। अब इसके अलावा जो दूसरे टूल्स हैं हमारे, उन टूल्स के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गिट का मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने और भी कुछ टूल्स मैंने ऐड किए हैं जो कि आपको
कोडिंग के अंदर नहीं, लेकिन जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आपकी पूरी होती है उसके अंदर ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले आपका आता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल के अंदर आपका एक मोस्ट बहुत कॉमन नाम है, वो है गिट का। तो फिर उसके बाद आपका आता है सब वर्जन का, ठीक है। तो ये वर्जन कंट्रोल के अंदर आपके ये गिट के अंदर जो आप वर्जनिंग अपनी करते हैं, और उसके अंदर जो आप जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कोड लिखा, उस कोड का आपने वर्जन नंबर 1 आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब उस कोड के अंदर उस वर्जन नंबर 1 के अंदर भी अगर आप कोई चेंज करते हैं, तो उसके अंदर वर्जन का 1.2 आपने लॉन्च कर दिया, 1.3 लॉन्च कर दिया। तो इसकी ये वर्जनिंग किस तरह से करते हैं गिट के अंदर, तो ये आप अगर थोड़ा सा इसकी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। गिट के अंदर एक रिपोजिटरी का एक कॉन्सेप्ट है। रिपोजिटरी क्या होती है गिट के अंदर, तो ये रिपोजिटरी का जब आप गिट के ऊपर काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिपोजिटरी क्या होती है। और जैसे गिट गिट है, तो गिट के ऊपर जो है गिट एक पेरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि हमें इनेबल करती है मल्टीपल टीम मेंबर्स को एक ही सेम प्रोजेक्ट पे एट द सेम टाइम काम करने के लिए, ठीक है। तो ये गिट एक टेक्नोलॉजी है। अच्छा, गिट टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए गिट के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। एक फ्रेमवर्क उसका गिट हब है, दूसरा फ्रेमवर्क उसका बिटबकेट है, थर्ड फ्रेमवर्क उसका गिट लैब है। तो फर्स्ट टू फ्रेमवर्क जो है ये गिट हब और बिटबकेट, ये दो फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा कॉमन है मार्केट के अंदर। ये दो फ्रेमवर्क्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे या फिर किसी कंपनी में मल्टीपल टीम मेंबर्स के साथ आप काम करेंगे, तो ये दो चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी आना चाहिए। पैकेज मैनेजर के अंदर एनपीएम आता है और यार्न आता है। इन दोनों में से अगर आप कोई एक भी सीख लेते हैं तो वो इनफ है। आप चाहें तो एनपीएम सीख लें या यार्न सीख लें। इनके अंदर कोई एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। इसके अंदर कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए कुछ कमांड होती हैं जो कि आपको रन करना ज़रूरी होता है। कुछ एनपीएम को इनिशियलाइज करने के लिए वो रन करना आपको ज़रूरी होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं इसकी, अगर आप इनको अपने यूज़ में लेकर आ जाएंगे तो वो कमांड्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। मॉड्यूल बंडलर होते हैं हमारे, जब हम कोई अपनी ऐप को पूरी डेवलप कर लेते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन को खास तौर पर, तो उस एप्लीकेशन को हमें प्रोडक्शन पर डिप्लॉय करने के लिए हमें कुछ बंडलर चाहिए होते हैं जो कि हमारी बिल्ड पूरी डेवलप करते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हमारी डेवलप होती है, लेकिन उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं जो कि जिनको हम मॉड्यूल बंडलर हम यहाँ पे कह रहे हैं। फ्रेमवर्क्स के अंदर सबसे पहले आपका आता है वेब पैक के ऊपर बाद आपका आता है पार्सल और रोलअप। वेब पैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो ये वेब पैक का इनफ है कि अगर आप ये वेब पैक सीख लें तो ये इनफ होता है आपके लिए। अच्छा, जब आप कोई कोड डेवलप करते हैं, कोई कोड जब आप अंडर डेवलपमेंट होता है, तो उसके अंदर आपको उस कोड को डिबग करने के लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो टूल्स सीखने के लिए वो टूल्स आपको कौन से टूल्स सीखने चाहिए, उसके अंदर सबसे पहले आपका आता है कंसोल। कंसोल होता है जो कि आपका ब्राउज़र के अंदर, जैसे अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को या वेबसाइट को टेस्ट करने के लिए, तो कंसोल का जो एक इसका डिबगर टूल है क्रोम ब्राउज़र का, तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने कोड को डिबग करने में कि कोड में आपका कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे आपकी कोड के अंदर वार्निंग है, कहाँ पे आप कोई चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपको ये आइडेंटिफाई करता है कि ये आपके कोड के अंदर एरर है, आप इसको इस लाइन के अंदर रिजॉल्व कर दें, ठीक है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कंसोल का एक टूल है इनका। इसके साथ साथ आपका नेटवर्क आता है, स्टोरेज आता है और भी काफ़ी सारे इसके आते हैं, लेकिन वो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एडिटर एक्सटेंशन भी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जो कि आपको हेल्प करता है अपनी कोड को डेवलप करने में। इसका लाइव सर्वर्स तो किस तरह से काम करते हैं और इसके ऊपर लिंटिंग क्या होती है, ये जब आप अपना कोड राइट करना शुरू करते हैं तो उसके अंदर ये आपको फोर्स करता है कि आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने कोड के अंदर अप्लाई करना शुरू करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोड के अंदर कहीं पर आपने 3 स्पेसेस दिए हुए हैं, कहीं पर आपने 5 स्पेसेस दिए हुए हैं, कहीं पर आपने बहुत ज़्यादा स्पेसेस दिए हुए हैं। तो ये आपको ये मेक श्योर करता है कि आपका कोड जो है वो पूरा क्लीन लगे, और इन फ्यूचर अगर आपको उस कोड के अंदर कुछ और चेंजेस करनी हो तो वो आपको समझने में आसानी हो। तो ये इससे कुछ पैकेजेस होते हैं लिंटिंग के और लाइव सर्वर्स और एमेट वगैरह के, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं ये चीज़ें आपको कोड को क्लीन और क्लीनली राइट करने में। अच्छा, बेसिक फ्रंट एंड जो डिप्लॉयमेंट होती है
मतलब आपने अपनी फॉर एग्जांपल आपने अपनी ऐप जो है वो पूरी डेवलप कर ली अपने लोकल होस्ट पे, लोकल सर्वर पे, और मतलब आप अपने अपने पीसी के ऊपर अपनी ऐप डेवलप कर ली। अब उसको ऐप को डिप्लॉय करने के लिए आपको कौन सी सर्विसेज, कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? उन ऐप को डिप्लॉय करने के लिए आपको होस्टिंग चाहिए होगा और एक आपको डोमेन चाहिए होगा, ठीक है? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपका नाम। फॉर एग्जांपल आप जिस प्लेटफॉर्म पे ये देख रहे हैं, ये इसका नाम ilmes.com है, या फिर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसका नाम youtube.com है, ठीक है? तो वो जो youtube.com है ये आपका डोमेन होता है, ठीक है? और इस डोमेन के ऊपर जो आप रिजल्ट देख रहे हैं कि जब आप youtube.com लिखते हैं तो आपको वीडियो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब आप ilmes.com लिखते हैं तो आपको ilmes.com की वेबसाइट दिखना शुरू हो जाती है। तो वेबसाइट जो है किसी न किसी पेज के ऊपर, किसी न किसी फ्रेमवर्क के ऊपर बनी हुई है जिसकी कुछ फाइल्स हैं। उन फाइल्स को अपने होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग सर्वर चाहिए होता है। होस्टिंग सर्वर के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप के सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं जो कि इसके ऊपर काम करती हैं। मोस्ट फेमस कंपनीज इसके अंदर जो है वो आपकी हॉस्टगेटर आता है, इन मोशन आता है, ब्लू होस्ट है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, गोडेडी है और डिजिटल ओशन है, बहुत सारी कंपनीज हैं इसके अंदर। AWS इसके अंदर आता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आपको होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये इन मोशन, हॉस्टगेटर, ब्लू होस्ट, इस तरह की जो कंपनीज हैं ये आपको शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड कर देती हैं। उस शेयर्ड होस्टिंग को मैनेज करने के लिए आपके पास होता है cPanel होस्टिंग, ठीक है? स्टैटिक होस्टिंग ये क्या होती है? स्टैटिक होस्टिंग, अगर आप कोई वेबसाइट को कहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप उस वेबसाइट को किसी न किसी सब डोमेन पे आप डिप्लॉय कर सकते हैं, जो कि आपकी मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल कंपनीज है जो कि सर्विस आपको प्रोवाइड करती हैं। उसके अंदर आपका अपना डोमेन नहीं होता है, लेकिन एक सब डोमेन होता है। फॉर एग्जांपल आपको अगर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको आपका नाम और देन उसका जैसे .netlify.com इस तरह के सब डोमेन्स बना के वो आपकी वेबसाइट को अलाउ करते हैं डिप्लॉय करने के लिए। वो लेकिन वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, उसके अंदर कोई डेटाबेस या कोई सर्वर वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है? अच्छा, डिप्लॉयमेंट करते कैसे हैं? डिप्लॉयमेंट करने के लिए कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर आप क्लाउड सर्वर के ऊपर अगर आप डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, क्लाउड सर्वर क्या होता है कि क्लाउड सर्वर होता है जो कि आपको अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड सर्विसेज आपको देता है, जितना आप यूज़ करेंगे उस यूजेज की बेसिस के ऊपर, ठीक है? जो उसकी पेमेंट है, जैसे आपकी अगर ये स्टैटिक होस्टिंग और cPanel होस्टिंग वगैरह की बात करें, खासतौर पर cPanel होस्टिंग की अगर आप बात करें तो इसकी पेमेंट जो है वो एनुअली होती है, ठीक है? इसके अलग अलग पैकेज भी होते हैं कि आप इसके अंदर 3 साल का पैकेज आपने बाय कर लिया तो वो 3 साल तक आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन जो आपकी ये जो आपका पॉइंट है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट वाला, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट और क्या होती है कि जब आप क्लाउड सर्वर के ऊपर काम करते हैं तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने कोई चेंज किया, चेंज करने के बाद आप इसकी ऑटोमेटिकली आपके कोड की डिप्लॉयमेंट हो जाती है, कोड के ऊपर, सर्वर के ऊपर, ठीक है? तो ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होती है। ये यूजुअली ये नॉर्मली ये जो है क्लाउड बेस्ड सर्वर जो होता है उसके ऊपर ये डिप्लॉयमेंट आपकी होती है, ठीक है? तो क्लाउड बेस्ड सर्वर के अंदर फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर आपको एनुअली पे करना पड़ता है। क्लाउड बेस्ड सर्वर के अंदर आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपके जो वेबसाइट के यूज़र्स हैं वो आपके 10 यूज़र्स हैं, तो उन 10 यूज़र्स को लोड करने की जो कैपेसिटी है आपके सर्वर पे, आपको उन 10 यूज़र्स की कैपेसिटी में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके अलावा कौन-कौन सी सर्विसेज़ आप उस सर्वर पे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उस सर्वर के ऊपर आपका डोमेन पड़ा हुआ है, आपकी होस्टिंग पड़ी हुई है, होस्टिंग के अंदर आप कितना स्टोरेज आप उस सर्वर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको पे करना पड़ता है कि आप कितनी सर्विसेज आप उस क्लाउड सर्वर से आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी डिप्लॉयमेंट एक तो होती है आपकी कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और एक होती है आपकी एफटीपी। ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये एक एप्लीकेशन होती है आपकी एफटीपी को इनेबल करने के लिए। जैसे एक एप्लीकेशन का नाम है फाइलज़िला, तो वो फाइलज़िला को अगर आप डाउनलोड करके चेक करेंगे तो उसके अंदर आप अगर अपना होस्ट वगैरह आप ऐड करेंगे वहाँ पे, तो ये आपको कनेक्ट कर देता है आपके सर्वर से और फिर आप वहाँ पे ईज़िली डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशंस। और इसी तरह से एक एसएसएच होता है, तो ये एसएसएच काफ़ी सिक्योर होता है। सिक्योर आपके ये दोनों सिक्योर होते हैं, लेकिन ये एसएसएच भी आपका काफ़ी सिक्योर होता है, तो आप ये एसएसएच के थ्रू भी आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको बेसिक फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट के लिए आप अगर सीखें तो ये काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प करेगा करियर ग्रो के अंदर, ठीक है?
ये मैंने आपको जैसा बताया कि आपको ये बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। डोमेन नेम्स आपका हो गया और एक आपका cPanel ईमेल होस्टिंग आपकी हो गई, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, लास्ट स्लाइड में आपको मैंने बताया था। इसी तरह से एसएसएल सर्टिफिकेट। अच्छा, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो वेबसाइट का ऊपर जो यूआरएल नज़र आता है, उसके अंदर एक लॉक का आइकन नज़र आता है, ठीक है। उस लॉक के आइकन का मतलब होता है कि आपकी ये वाली जो वेबसाइट है, इसके अंदर पेमेंट ट्रांज़ैक्शंस वगैरह जो है वो काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। तो वो लॉक का जो आइकन होता है वो आपका एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। जब आपका डोमेन सिक्योर होगा तो उसका मतलब होता है कि वो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट इनेबल्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ये मेक श्योर करता है कि आपकी वेबसाइट की जो पेमेंट्स है वो काफ़ी सिक्योर है, ठीक है। तो ये यूजुअली आपको डोमेन और होस्टिंग के साथ अपनी मिल जाता है एसएसएल सर्टिफिकेट। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को बनाने के लिए जो है आपकी एक तो जो इन्वायरमेंट आप यूज़ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक आपको एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ता है। वो इन्वायरमेंट आपका कैसा सेटअप होता है कि फॉर एग्जांपल आपको एक डायरेक्टरी बनानी है, उस डायरेक्टरी के अंदर आपको एक एसेट्स का फ़ोल्डर बनाना है, जावास्क्रिप्ट का फ़ोल्डर बनाना है, सीएसएस का फ़ोल्डर बनाना है। और उसके अंदर आपको अपनी फाइल्स को पूरा एक स्ट्रक्चराइज़ करके आपको वहाँ पे रखना है, उन फाइल्स को स्टोर करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट राइट करते हैं। फिर उसके बाद आप अपना फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ये सैस या फिर सीएसएस का, ठीक है। ये ऑप्शनल है कि अगर आप सैस यूज़ करें तो वो आपकी मर्ज़ी पे है, अगर आप सैस सीखना चाह रहे हैं तो। लेकिन सीएसएस जो है वो आपका फ्रेमवर्क है जो कि आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से रिस्पॉन्सिव लेआउट्स हैं वो आपको बनाने होते हैं। फिर उसी तरह से आपका वेबसाइट को जो डायनेमिक करने की जो फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट का फॉर्म है जो कि आपको आप चाह रहे हैं कि ये कॉन्टैक्ट के फॉर्म से जो भी इंक्वायरी सबमिट हो तो वो आपके पास वो इंक्वायरी आ जाए, फिर आप उसको जो है वो उस इंक्वायरी को फिर आप ऑफलाइन कांटेक्ट करें या फिर वो इंक्वायरी आपको कहीं पर लिस्ट डाउन करवानी है या फिर आपको अपने डेटाबेस में सेव करवानी है, तो वो ये एक छोटी सी फंक्शनैलिटी होती है इसकी जो कि डायनेमिकली काम करती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से थर्ड पार्टी एपीआई से किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, ये आपको सीखनी पड़ेगी, ये आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से गिट विद गिटहब आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम इसको जस्ट कंक्लूड हमने किया है कि जो पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए अगर आप अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट हमने देखी कि डिप्लॉयमेंट किस तरह से वेबसाइट की करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। अच्छा, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या इससे अचीव क्या करना चाहते हैं। आप अपनी जावास्क्रिप्ट की जो आपकी स्किल्स हैं आप उसको शार्प करना चाहते हैं या फिर आप उसका नेक्स्ट स्टेप आपका रिएक्ट जेएस को आपको फॉलो करना है या फिर आप सर्वर साइड लैंग्वेजेस को आपको सीखना चाहिए। सर्वर साइड लैंग्वेजेस मीन्स कि आपको कोई पीएचपी या सी शार्प या कोई पाइथन वगैरह सीखना चाहिए। नोड जेएस की बहुत ज़्यादा डिमांड है या फिर आप नोड जेएस की तरफ अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नोड जेएस सीखें। तो ये कुछ 3 पाथ्स हैं जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं सिंगल पेज फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। सिंगल पेज फ्रेमवर्क्स का शायद आपने पहले नाम सुना हो, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस या फिर एंगुलर जेएस, ठीक है। तो ये 3 फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप रिएक्ट जेएस बहुत ज़्यादा इन हाई डिमांड है कि रिएक्ट जेएस को अगर आप सीखते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपने करियर के अंदर ये दे सकता है रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो ये रिएक्ट जेएस की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना चाहते हैं तो इसके साथ साथ आपको रिएक्ट जेएस के अंदर आपको जब आप सीखना शुरू करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फोकस करके सीखनी पड़ेंगी। इसके अंदर और भी चीज़ें जो कि आपको सीखनी चाहिए जो कि एक तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, उसके अलावा इस रिडक्स है और ये इसके अलावा मोबैक्स है।
अच्छा, ये जो 3 टूल्स हैं, ये आपके टूल यूज़ होते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, ये जो सिंगल पेज एप्लीकेशन के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, ये आपकी स्टेट मैनेजमेंट्स के थ्रू काम करते हैं, ठीक है? अगर आपको लेट्स से कि कोई वर्चुअल डॉम के अंदर कोई डेटा मैनिपुलेट करना है, तो ये स्टेट मैनेजमेंट के ये टूल्स हैं जो कि आपको डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर कि आपकी जो है एक बड़ी वेबसाइट जो है आपके मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। अब उन कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा किस तरह से शेयर करना है, किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, उसका काम आपके स्टेट मैनेजमेंट टूल के थ्रू करते हैं, ठीक है? तो ये स्टेट मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं वो आपके कॉन्टेक्ट्स, रिडक्स या फिर मोबैक्स वगैरह, ये आपके स्टेट मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं। व्यू के लिए व्यू एक्स टूल है इसका, एंगुलर के लिए शेयर्ड सर्विस और एनजीआरएक्स इसका टूल होता है। तो इनमें से अगर आप रिएक्ट जेएस अगर आप सीख रहे हैं तो आप कॉन्टेक्ट, रिडक्स या मोबैक्स, इन तीनों में से कोई एक टूल आप ज़रूर सीखें। रिडक्स में प्रेफर करूँगा कि रिडक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये अगर आप सीखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्टेट मैनेजमेंट में और डेटा शेयरिंग में बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स, ठीक है? अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है? टाइप स्क्रिप्ट एक जो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो जावा स्क्रिप्ट की एक समझे एक सुपरसेट है। टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के का एक टाइप समझ लें आप इसको। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की जो टाइप होती है ये आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, आपको ये अभी नहीं समझ में आएगी। तो ये जो स्ट्रिंग की जो टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो इसके अंदर आप यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जो आपका जो कोड होता है वो आपका जो टाइप स्क्रिप्ट जब आप यूज़ करते हैं तो जो कोड आपका होता है वो आपका एरर लेस होता है, मतलब वो एरर्स उसके अंदर कम से कम होते हैं। हर प्रोग्रामिंग के अंदर, हर कोड के अंदर कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होते हैं, कुछ ना कुछ वार्निंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ मेजर एरर्स होते हैं जो कि आपको रिजॉल्व करने होते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट ये मेक श्योर करता है कि इसके अंदर एरर्स जो हैं ये काफ़ी कम से कम हो, ठीक है? टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्लासेस, इंटरफेस और जेनेरिक्स और मॉड्यूल्स ये हम यूज़ करते हैं, तो ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है इसका, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका जो एल्गोरिथम है वो आपको बड़ा पसंद आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आपने पहले कभी काम किया है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये एक फेमस एक टर्मिनोलॉजी है टाइप स्क्रिप्ट जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है? अच्छा, जब आप कोई छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उसके लिए आप टाइप स्क्रिप्ट को इतना खास प्रेफर नहीं करते यूज़ करना। लेकिन जब आप किसी लार्ज स्केल, बड़े स्केल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है या फिर ilmis.com है या फिर लिंक्डइन है, ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनके अंदर टाइप स्क्रिप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको आपके प्रोजेक्ट को स्केल करने में और आपके प्रोजेक्ट को ग्रो करने में, ठीक है? तो टाइप स्क्रिप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि इसके अंदर जो आपका जो मॉड्यूल्स और जो कंपोनेंट्स वाले जो कॉन्सेप्ट और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको इनेबल करता है कि आप जो है इसको यूज़ करते हुए, टाइप स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट को जितना बड़ा आप चाहें उसको स्केल कर सकते हैं। अच्छा, टेस्टिंग की जब आप बात करते हैं तो टेस्टिंग के अंदर जो है आप जब कोई भी लेट्स से आपने कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन आपने डेवलप कर ली, अब उसको टेस्टिंग के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जो कि आपको यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आपको सुनने में आएंगी अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की या फिर बैक एंड डेवलपमेंट की जब आप टेस्टिंग करेंगे, तो उसके अंदर ये टूल्स हैं। राइट साइड पे आप जैसे देख रहे हैं कि जेस्ट, मोचा और पाईटेस्ट, ये कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। इसी तरह से जो लेफ्ट साइड पे आप देख लेंगे यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन और एंड टू एंड टेस्ट, तो ये 3 टर्म्स है जो कि हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है? तो टेस्टिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। अच्छा, जेस्ट, मोचा और जेएस, पेस्ट एंड रोबोट फॉर पाइथन, ठीक है? ये पाइथन के लिए हम यूज़ करते हैं, रोबोट और पाईटेस्ट ये पाइथन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसके अलावा मोचा हम जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ करते हैं, जेस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है? ये आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बताया था जब हम रिएक्ट जेएस की बात कर रहे थे कि रिएक्ट जेएस जो है आपका एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं होता। तो रिएक्ट जेएस आपका एसईओ ऑप्टिमाइज क्यों नहीं होता, उसके क्या रीज़न है, ठीक है? अच्छा, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो आप गूगल के फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्च यूज़ करते हैं तो गूगल पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्च यूज़ करते हैं तो गूगल कैसे ये डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट आपको फर्स्ट पेज पे लेकर आनी है या फिर उसका रैंक आपको ऊपर दिखाना है।
तो जो गूगल है वो आपका फ्रंट एंड रीड नहीं करता, गूगल आपका जो यूआई है वो रीड नहीं करता, गूगल आपके जो सोर्स कोड है वो रीड करता है, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और उसकी HTML अगर आपके सोर्स कोड के अंदर रेंडर नहीं हो रही तो गूगल उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तक गूगल के पास ये फैसिलिटी नहीं है, गूगल ने के बाद अभी तक ये इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है गूगल के, वो आपके सोर्स कोड को के बगैर आपको जावास्क्रिप्ट रीड करके सोर्स उसका फ्रंट एंड ये रियलाइज कर लेंगे इसका फ्रंट में क्या चल रहा है, ठीक है। वो अभी भी वो गूगल जो है आपका सोर्स कोड रीड करता है, जो आपका जो फ्रंट एंड पे जो आपका आपकी HTML जो लोड हो रही है, गूगल स्टिल आपके HTML को लोड करता है, रीड करता है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस के ऊपर जब आप कोई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो वो आपका की एसईओ फ्रेंडली इस वजह से नहीं होती क्योंकि रिएक्ट जेएस अपना कोड जो है सोर्स कोड के अंदर रेंडर नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई एप्लीकेशन बनाएं और उसके अंदर आप अगर आप उसका सोर्स कोड देखें तो उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ आता है यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट, सिर्फ इतना सोर्स कोड उसका लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस के ऊपर जब आप रिएक्ट के जब आप टॉप ऑफ नेक्स्ट जेएस जब आप यूज करते हैं तो नेक्स्ट जेएस आपको इनेबल करता है कि जो आपका सोर्स कोड है रिएक्ट जेएस का वो आपका HTML भी रेंडर कर रहा हो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जेएस आपको यूज करना जरूरी होती है रिएक्ट जेएस के साथ अगर आप एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आपका नेक्स्ट जेएस का भी है और एंगुलर यूनिवर्सल का भी है, ठीक है। तो अगर आप यूज जेएस पे बना रहे हैं तो उसके टॉप ऑफ आप नेक्स्ट जेएस यूज करें, अगर आप एंगुलर पे बना रहे हैं वेबसाइट तो वो एंगुलर यूनिवर्सल आप उसके लिए यूज़ करें, ठीक है। तो ये 3 मैंने इसके लोगोज भी यहाँ साइड पर दे दिए हैं आपको, तो ये आपको हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में। अच्छा, ये आपके फ्रेमवर्क भी ये बेसिकली आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपको जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जब आप कोई बैकएंड टेक्नोलॉजी भी अगर आप कोई डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके लिए भी आप ये नेक्स्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोई एक चूज़ करें, एक चूज़ करने के बाद आप उसकी लर्निंग पे आप फोकस करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट जेएस अगर आपके इसमें चूज़ करते हैं या एंगुलर चूज़ करते हैं या नेक्स्ट चूज़ करते हैं तो एक कोई भी एक फ्रेमवर्क आप चूज करके उसकी लर्निंग आप स्टार्ट करें, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा। तो जब आप एक सीख लेंगे तो फिर आपको एक सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन एक्चुअली होती क्या है। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आपके पास एक टर्म होती है, वो होती है आपकी सर्वर साइड डेवलपमेंट, ठीक है। सर्वर साइड डेवलपमेंट जो है आपकी फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर आपकी यूज होती है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर एक तो आपका आ गया फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक आपकी आ गई सर्वर साइड डेवलपमेंट, ओके। तो सर्वर साइड डेवलपमेंट क्या होती है? सर्वर साइड डेवलपमेंट आपकी होती है कि आप फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी आपको कि आपने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपको बनाना चाहिए बनाना है आपको और उसका डेटा आपको डेटाबेस में ऐड करवाना है। तो जो आपका डेटाबेस होता है वो आपका किसी न किसी सर्वर के ऊपर वो किसी न किसी सर्वर के ऊपर इंटीग्रेट हुआ होता है। आई मीन वो किसी न किसी सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ था डेटाबेस, ठीक है आपका। तो वो डेटाबेस जो आपका होता है वो आपका एक सर्वर जो है उससे लिंक्ड होता है और उसके थ्रू आपका डेटा जो है वो पूरा आपका सर्वर पे उस डेटाबेस के अंदर अपडेट हो रहा होता है, ठीक है। तो उसको अपडेट करने के लिए जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजीज जो है वो आपकी जो लैंग्वेजेस हैं वो जो लैंग्वेजेस आप यूज करते हैं वो लैंग्वेजेस आपकी ये हैं सारी, ठीक है। और लैंग्वेजेस जो है सबसे पहले आपकी आती है नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट बेस्ड, PHP है, फिर पाइथन है, फिर जावा है, C# है, फिर कॉटलिन है, फिर रूबी है। तो ये इसकी कुछ लैंग्वेजेस हैं। इसके अंदर ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, PHP और नोड.जेएस अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं तो। पाइथन भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और जावा भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर नहीं है तो अगर आप जैसे एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप पाइथन या जावा के ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये PHP और नोड.जेएस आपकी बहुत अगर आप इसको सीखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प करेगी पूरा एक आइडिया समझने में कि सर्वर साइड डेवलपमेंट होती क्या है और किस तरह से हम अपना डेटा सर्वर पे अपडेट करते हैं, किस तरह से अपना डेटा डिलीट करते हैं, कैसे हम गेट करते हैं सर्वर से डेटा, डेटाबेस का आर्किटेक्चर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपको अगर PHP या नोड.जेएस अगर आप सीखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा कि डेटाबेस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से इसको अपडेट किया जाता है, मॉडिफाई किस तरह से किया जाता है।
अच्छा, सर्वर साइड फ्रेमवर्क के अंदर ये आपके सर्वर साइड डेवलपमेंट के अंदर कुछ आपके ये फ्रेमवर्क्स हैं। जैसे अगर आप नोड की अगर आप बात करें तो नोड जेएस के अंदर फ्रेमवर्क्स आप यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस आता है, फिर क्वा आता है, नेस्ट, लूप बैक। पाइथन के अंदर डिजेंगो आता है, इसको जेंगो भी बोलता है, और फ्लेस्क आता है। फिर पीएचपी के अंदर आप बात करें तो लारावेल आता है, फिर सिम्फनी, स्लेम। सी शार्प के अंदर एएसपी डॉट नेट। फिर जावा की आप बात करें तो इसके अंदर स्प्रिंग, एमवीसी, ग्रूवी एंड ग्रेल्स आता है। तो रूबी की अगर आप बात करें तो रूबी ऑन रेल और सिनाट्रा। कॉटलिन की अगर आप बात करें तो इसमें जावालिन और कैटोर। ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आप अगर पीएचपी अगर आप सीख रहे हैं तो उसके अंदर आप लारावेल चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो आपके व्हाइट कलर में लिस्ट हो रहे हैं। कोई भी फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपको इस पेरेंट लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली एक्सप्रेस के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ठीक है। तो उसके एक्सप्रेस पे काम करने के लिए आपको नोड का आना ज़रूरी है कि नोड जेएस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। नोड जेएस का, इसी तरह से पाइथन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पीएचपी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्योंकि ये जो सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ये सारे फ्रेमवर्क्स आपके इन्हीं टेक्नोलॉजीज, इन्हीं लैंग्वेजेस के बेस के ऊपर बने हैं, ठीक है। यही लैंग्वेजेस इसके टॉप ऑफ हैं। तो ये इन फ्रेमवर्क्स को सीखने के लिए आप सबसे पहले ये लैंग्वेजेस की बेसिक यूज़ करें, बेसिक हासिल करें, बेसिक नॉलेज आप इसकी लें, फिर उसके बाद आप इन फ्रेमवर्क्स के ऊपर मूव होइए, ठीक है। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप क्या सीखना चाहिए आपको, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। अच्छा, डेटाबेस के अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं डेटाबेस की। डेटाबेस की कुछ टाइप्स हमारे पास होती हैं, जैसे जब आप बैकएंड पे कोई चीज़ जब आप डेवलप करते हैं तो आपके पास डेटाबेस जो होते हैं वो आपके उसके अंदर आपके पास आता है पोस्टग्रेसक्यूएल आता है, मोंगोडीबी है, माईएसक्यूएल है, माईएसक्यूएल सर्वर है, फायरबेस है, या फिर आप इलास्टिक सर्च आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटाबेस के टाइप्स हैं जो कि आप अगर आप डेटाबेस लर्निंग अगर आप कर रहे हैं तो इनमें से आपको इनमें से आपको कोई एक डेटाबेस आपको चूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप अपने डेटाबेस के हवाले से लर्निंग आप करें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये जब आप डेटाबेस को अपडेट करने की जब आप बात करते हैं ना तो इन डेटाबेस के भी कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये उसके फ्रेमवर्क्स हैं कि आपको कौन से डेटाबेस के साथ कौन से फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ करना चाहिए। तो जब आप माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे तो फिर आपको अगर आप नोड जेएस यूज़ करेंगे या आप अगर मोंगोडीबी यूज़ करेंगे तो इनमें से आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वर्डप्रेस डेवलपमेंट क्या होती है? अच्छा, वर्डप्रेस जो है वो आज भी इसका इस्तेमाल होता है वर्डप्रेस के लिए, स्पेशली जो आपकी स्मॉल बिजनेस की जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे कि कोई आपकी कोई छोटी सी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है वो आपको डेवलप करनी है, या फिर आपको कोई प्रोफाइल डेवलपमेंट वेबसाइट है वो आपको डेवलप करनी है, या कोई पोर्टफोलियो आप अपना बनाना चाह रहे हैं, तो ये वर्डप्रेस आपका बहुत ज़्यादा मार्केट में इन डिमांड है। जो कि आपको इसको यूज़ करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को क्विकली आप जो है वो लाइव कर सकते हैं, क्विकली आप डिज़ाइन डेवलप कर सकते हैं बगैर आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके अंदर आप अपने क्लाइंट को, ये वर्डप्रेस का एक बहुत ज़बरदस्त एक बेनिफिट है कि ये वर्डप्रेस आपको पूरा एक सीएमएस देता है, ठीक है। पूरा एक सीएमएस देता है जहाँ से आपकी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड का जो कंटेंट है उसको आप वर्डप्रेस के अंदर आप अच्छे तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं उस सीएमएस को यूज़ करते हुए। इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर आपको हज़ारों प्लगइन्स आपको मिलेंगे, वर्डप्रेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स आपको मिलेंगे जो कि आपको वेबसाइट के छोटे-छोटे फीचर्स आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो इन प्लगइन्स को यूज़ करते हुए आप वो फीचर्स बना सकते हैं। इनके अंदर आपके फ्री प्लगइन्स भी आपके बहुत ज़्यादा हैं और पेड प्लगइन्स भी आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कस्टम थीम्स मिलती हैं, कस्टम प्लगइन्स भी आप इसके अंदर अपने बना सकते हैं। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका ज़बरदस्त सीएमएस भी आपको ये प्रोवाइड करता है, जो आपका लास्ट वाला जो मेरा पॉइंट है। अच्छा, ये इसके कुछ डिप्लॉयमेंट जब आप करते हैं जो ऑटो डिप्लॉयमेंट्स जो आपकी होती हैं, तो थोड़ी 2-3 स्लाइड्स पहले हमने ये चीज़ डिस्कस करी करी थी कि ऑटो डिप्लॉयमेंट किस तरह से आप इसकी करते हैं।
ऑटो डिप्लॉयमेंट करने के लिए कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ हमारे पास वेबसाइट्स हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, प्रोवाइडेड बाय होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। इसके अंदर आपका हेरोको है, डिजिटल ओशन है, nginx है, डॉकर है, कुबरनीट्स, ये गूगल का है, जेनकिंस है। जेनकिंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, nginx भी बहुत यूज़ होता है। तो ये सारे वो कॉमन, बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे हैं। ये बहुत कॉमन है, ये जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जो कि हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपको डेवऑप्स का एक डेवऑप्स की एक टर्म होती है, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट के अंदर डेवऑप्स भी आपको सीखना चाहिए कि डेवऑप्स में ये होता है कि आपके डिप्लॉयमेंट्स किस तरह से उसको मैनेज करते हैं और किस तरह से आप अपने डिप्लॉयमेंट्स को अपने इन टूल्स के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेवऑप्स के अंदर आपकी आ जाती हैं, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट और सर्वर सेटअप और इसके अलावा आपको किन यूज़र्स को क्या कंट्रोल्स देना है, ये सारी चीज़ें आपकी डिप्लॉयमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर आप लोड बैलेंस करते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आप मिलियंस ऑफ यूज़र्स अगर आपकी वेबसाइट पर हैं, तो उनका लोड किस तरह से बैलेंस होगा और उन वेबसाइट को के जो यूज़र्स हैं उनको किस तरह से कौन से रीजन के अंदर कौन से यूज़र्स को किस रीजन के अंदर पॉइंट करना है। तो ये सारी इसकी डिप्लॉयमेंट्स होती हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं या फिर आप डेवऑप्स डेवलपर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर की कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको आपके अंदर होना ज़रूरी है अगर आप अपने आप को फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं या फिर अगर आप फुल स्टैक डेवलपर अगर आप बनना चाह रहे हैं। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपर जो है कंफर्टेबल होता है फ्रंट एंड, बैक एंड और यूआई या फिर सर्वर साइड काम करने के लिए, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर जब आप बनना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको बैक एंड भी सीखना पड़ता है, आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज भी सीखनी पड़ती हैं, आपको यूआई और सर्वर्स भी आपको सीखने पड़ते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए यूआई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैक एंड, फ्रंट एंड और सर्वर्स, ये तीन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो, ठीक है। आपको सर्वर साइड में पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी यूज़ होती है। इसी तरह से आपको जो है आप कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप डेटाबेस स्ट्रक्चर्स को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ओआरएम्स और या फिर ओडीएम्स के ऊपर आप कैसे काम करते हैं। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ओआरएम्स या ओडीएम्स क्या होता है। आपको एचटीटीपी कंट्रोल्स, एचटीटीपी के जो मेथड्स हैं वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि एचटीटीपी के प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं। इसी तरह से आपके एपीआईज जो हैं वो किस तरह से पॉइंट होती हैं, कौन से सर्वर पे कौन सी एपीआई पॉइंट हो रही है, और एपीआईज जो हैं वो क्या होती हैं, रेस्टफुल एपीआईज किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पुराना पॉइंट है, या हमारा पहले पॉइंट हमारा ये आ चुका है कि जो डिप्लॉयमेंट है आपकी प्रोजेक्ट्स की, वो फुल स्टैक डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सक्सेसफुली डिप्लॉय होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक टर्म है टर्मिनल की, ठीक है। तो जो टर्मिनल होते हैं उन टर्मिनल्स को यूज़ करना आना चाहिए, और टर्मिनल्स के कोड्स क्या होते हैं, उसके सिंटैक्सेस क्या होते हैं, उन टर्मिनल्स, कौन से टर्मिनल ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, कौन से टर्मिनल्स, कौन से डेवऑप्स, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा टर्मिनल यूज़ करना चाहिए। तो ये टर्मिनल्स की जो लैंग्वेज है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल स्टैक डेवलपर के लिए या डेवऑप्स डेवलपर के लिए, ठीक है। मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट का सीखना चाहते हैं या फिर अगर आप मोबाइल डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये आपके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं मोबाइल डेवलपर बनने के लिए जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। इसमें फ्लटर बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, और फ्लटर, डार्ट और रिएक्ट नेटिव, ये तीन फ्रेमवर्क्स आपके बहुत ज़्यादा इन डिमांड हैं, जो कि आप अगर सीखें तो आपको करियर के अंदर एक बहुत अच्छी ग्रोथ ही आपको देंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक फ्रेमवर्क अगर आप पिक कर लें और उनको आप सीखें, तो वो आपको बहुत ज़बरदस्त एक आउटपुट देंगे आपके करियर के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्ट नेटिव बहुत ज़्यादा इन डिमांड एक फ्रेमवर्क है, ये रिएक्ट जेएस का ही फ्रेमवर्क है, तो ये रिएक्ट नेटिव बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। स्पेशली अगर आप रिएक्ट जेएस अगर आप सीख रहे हैं तो आपको ये एक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा
रिएक्ट नेटिव के अंदर रिएक्ट जेएस आपको बहुत हेल्प करेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर मोबाइल ऐप बनाने में। और आपको एक वर्चुअल डॉम का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर स्टेट्स किस तरह से मैनेज करते हैं, कंपोनेंट्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर डेटा किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो रिएक्ट नेटिव के अंदर आप बहुत ईजिली काम कर सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ठीक है, PWA इसकी शॉर्ट टर्म होती है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप की। ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या होती है कि आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स हैं वो कहती हैं कि आप हमारी वेबसाइट को डाउनलोड करके अपने पीसी पे इंस्टॉल करें और उसका आप उसको रन करें, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स होती हैं उनको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, जो कि डाउनलोड होकर आपके पीसी पे ही इंस्टॉल होकर और वहीं पर आप अपनी उन एप्लीकेशंस को आप रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स, ठीक है। ये आपकी हर स्क्रीन की अलग अलग भी डिज़ाइन हो सकती है और इसके अंदर आपका ऑफलाइन कंटेंट भी बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है और इसके अंदर जो HTTPS के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। और ये जो आपको जो यूज़र एक्सपीरियंस ये जो प्रोवाइड करते हैं वो आपका ऑलमोस्ट नेटिव एक्सपीरियंस होता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी फास्ट ब्राउजिंग करने में, आपकी इंगेजमेंट ज़्यादा क्रिएट करता है, आपकी स्प्लैश स्क्रीन्स काफ़ी अच्छी तरीके से आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। और ये आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर या फिर आप अपने पीसी के अंदर, आप कंप्यूटर के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्स नाउ, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि आप अपना एक लर्निंग प्लान आप एक बनाएं या फिर आप डायरेक्टली आप ilmis.com से आप कनेक्ट हो, ठीक है। ilmis.com से कनेक्ट होकर आप अपनी एक अवेलेबिलिटी हमें बताएं। आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या फिर ये दिए गए ईमेल के ऊपर आप अपनी क्वेरी आप सबमिट करें और इसके अंदर हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको गाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो हम आपके लिए ऑफर कर रहे हैं लाइव क्लासेस, ठीक है। लाइव क्लासेस आपको हेल्प करेंगी कि किस तरह से रिएक्ट नेटिव के ऊपर किस तरह से डेवऑप्स के अंदर काम करना है, आपको किस तरह से किस तरह से आप कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको किस तरह से काम करना चाहिए, प्रोफेशनली क्या काम होता है। आपको एक स्टेप टू स्टेप आपको एक एक चीज़ इसकी सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। तो आप हमसे कांटेक्ट करें, आप इन नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करें। आप चाहें तो ilmis.com की वेबसाइट आप विजिट करें, वहाँ पे आप बैचेस का सेक्शन आप विजिट करें। बैचेस का सेक्शन जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल बैचेस वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। उन बैचेस को आप जाके उनकी डिटेल देखें, उनको ज्वाइन करें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप उन बैचेस को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त ये बैचेस हैं जो कि हम लोकली हिंदी उर्दू जो क्लास है उसके लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्योरली हिंदी लेक्चर्स होंगे जिसके अंदर आपको एक फुल सपोर्ट आपको हमारी तरफ से मिलेगी कि आप अगर कहीं पे आप स्ट्रक हो रहे हैं, कहीं पे आप जो है वो लाइव क्लासेस के अंदर कहीं पे आप स्ट्रक हो रहे हैं तो आपको एक फुल सपोर्ट वहाँ पे आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको मल्टीपल एक अलग से टाइम दिया जाएगा जहाँ पे आप उसके जो है वो क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं आप। और उसके अलावा आपको एक अलग से टाइम दिया जाएगा कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, आप अपने असाइनमेंट्स आप बना सकें। उन असाइनमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो असाइनमेंट्स के अंदर आपको हेल्प करेंगे। हमारे काफ़ी प्रोफेशनल ट्यूटर्स हैं, काफ़ी प्रोफेशनल हमारे टीचर्स हैं जो कि 10-10 12-12 साल का उनका एक्सपीरियंस है हमारे ट्यूटर्स का, जो कि मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और मार्केट में एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं वो अपने लिए, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल डेवलपर बनना चाह रहे हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल करियर ग्रोथ अगर आप अपने लाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सारे कोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप कोई डिज़ाइनर हैं, आप अपने करियर के अंदर ग्रोथ आपकी स्टक हो गई है तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको डिज़ाइनिंग से अपर लेवल के ऊपर आप हमें लेकर जाएंगे, हम आपको लेकर जाएंगे डिज़ाइनिंग से अपर लेवल के ऊपर हम आपको लेकर जाएंगे कि आप डिज़ाइनिंग के बाद आपको क्या करना चाहिए। आपको आइदर फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या बैक एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको फ्रीलांसिंग की तरफ आपको हम हेल्प करेंगे कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर आपको कौन सी वेबसाइट्स आपको किस तरह से हेल्प करती हैं, कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर किस तरह से आप गिग्स बनाते हैं, किस तरह से बिड्स बनाते हैं, बिड्स सबमिट करते हैं,
आप प्रोजेक्ट्स किस तरह से आप लेते हैं, एक एक चीज़ के ऊपर हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, ठीक है। तो आप क्विकली आप बिल्कुल वेट नहीं करें इस चीज़ का। अभी हमारे पास जो बैचेस हैं, जो कोर्सेज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के अंदर हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बाद में ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिस्काउंट के अंदर हम अभी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं अपनी, जिसके अंदर आपको हम हर उस स्टूडेंट को हेल्प करना चाह रहे हैं कि अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो रहे हैं, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी कम्युनिटी हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे जिसको यूज़ करते हुए आप रियल टाइम के ऊपर आपको जो है रियल टाइम के ऊपर आपको उसका एक बेनिफिट आप उसका हासिल कर सकें, ठीक है। तो आप क्विकली कांटेक्ट करें हमें, क्विकली हमें अप्रोच करें, व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। ilmis.com के ऊपर अकाउंट तो आप अपना ज़रूर अभी बना लें कि ilmis.com के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पे जाके आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, ताकि हमें आपके बारे में पता हो। आपकी जो प्रोफाइल डेवलपमेंट है वो भी आप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपनी सीवीज आप अपलोड करें वहाँ पे, ताकि हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है जॉब्स का। वो जॉब्स का प्लेटफॉर्म, जब आप ये पूरे कोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको इनेबल करेंगे, हम आपको इनवाइट करेंगे उन कंपनीज के अंदर भी जहाँ पे आप अपने इंटरव्यूज, अपने स्किल्स आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, आप अपने स्किल्स को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, और यू कैन बी हायर्ड एट द रियल टाइम, ठीक है। तो आप रियल टाइम के ऊपर हायर भी हो सकते हैं वहाँ पे, और एक बहुत अच्छी कंपनीज हैं, हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज हैं ऑन बोर्ड, जो कि आपको बड़ा हेल्प करेंगी अपने करियर ग्रोथ के अंदर, आपके करियर स्टेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो जस्ट कॉन्टेक्ट अस राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इल्मिस के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इल्मिस के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ilmis.com के ऊपर आप साइन अप करें, फेसबुक के ऊपर भी लाइक करें हमारा पेज, और हमारे जब आप लाइक करेंगे तो आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे अपनी बड़ी ज़बरदस्त अमेजिंग ट्यूटोरियल्स और बेसिक स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।